नमस्कार मित्रों। ज्योतिष रहस्य चैनल में आप सभी का स्वागत है। हमारे इस चैनल में खासकर लाल किताब से संबंधित जानकारी दी जाती है। ऐसी जानकारी जो होती है खास और जल्दी कहीं मिलती नहीं। तो देखिए, जो भी ज्योतिषी रहता है वो कुंडली को पढ़ता है और अपना सारा दमखम लगाता है उस कुंडली से क्या निचोड़ सके और जातक को बताए, ताकि उसकी मदद की जा सके उपायों के द्वारा। जो भी यथासंभव प्रयास है वो हर ज्योतिषी अपने बलाबल के हिसाब से करता है। लेकिन अधिकतर क्या है कि सारा फलादेश जो है कहीं का कहीं हो जाता है। आम को देख रहे होते, बाद में वो बदलकर इमली हो जाता। तीर घाट की चीज मीर घाट चली जाती। इसके दो ही कारण हैं। एक तो पहली चीज कि जन्म समय का सही ना होना। जन्म समय में अगर लगन या कोई ग्रह बॉर्डर का है तो ज्योतिषी को बहुत तकलीफ होती है। और बीटीआर इतना आसान नहीं। बीटीआर करने में काफ़ी समय लगता है और उसका निर्धारण जो कुंडली वाला है उसके द्वारा पूछी गई घटनाओं के आधार पर ही होता है। यह सबसे बढ़िया बीटीआर जो बर्थ टाइम रेक्टिफिकेशन है वह हमारे हथेली से होता है। लेकिन वो विद्या है बहुत खास, सबके पास होती नहीं। ऋषि पराशर ने भी कहा है कि सबसे पहले वियोनि जन्म अध्याय पढ़ो और कुंडली की वियोनि निकालो कि ये किस योनि की कुंडली है। पता लगा हम कुंडली देखे, 2 दिन 3 दिन देखे, बड़ी मेहनत किया और बाद में पता लगा ये जो कुंडली देख रहे थे ये तो एक गधे या घोड़े की कुंडली थी और हम इंसान की समझ के देख रहे। तो ऋषि पराशर ने भी कहा है कि सबसे पहले वियोनि देखो और उसमें भी जो प्राण पद लगन है उसको जरूर मैच करो कि किस लगन में उस समय किसका जन्म हो रहा था, किसी पशु का, पक्षी का, या फिर इंसान का, या वृक्ष का। तो हर चीज का लगन होता है। तो एक तो यहां पर मात खाता है व्यक्ति और दूसरी चीज होती है ग्रहों का शुभाशुभ देखना। कैसे जाने कि कौन सा ग्रह हमारा शुभ है और कौन सा अशुभ है। इसके भी बहुत से मेथड हैं। तो ये जानना बहुत ज़रूरी है कि आपकी कुंडली में कौन सा ग्रह शुभ है और कौन सा शुभ है। तो ग्रह का शुभ हो जाना और अशुभ हो जाना ये केवल इतने मात्र से नहीं हो जाता कि ये किस घर में बैठ गया है, किस राशि में बैठ गया है। सूर्य उच्च का दिख रहा, अपने घर का दिख रहा, फिर भी वो अशुभ हो सकता है और बुरा प्रभाव दे सकता है। तो इसी प्रकार सभी ग्रहों का है। दिखता कुछ और है, होता कुछ और है। इन दो बातों का यदि ध्यान रखे तो फलादेश में इतनी सटीकता होगी कि आप एक बार सोचने पे मजबूर होंगे। तो यहां पर देखिए, क्लास चलाने की कोशिश कर रहे और ये ज्ञान देंगे कि कैसे जाने कि कोई ग्रह कुंडली में शुभ है या ये अशुभ है। तो यहां पर देखिए, आज बताता हूं सूर्य ग्रह के बारे में कि कैसे जाने कि हमारा सूर्य शुभ है या अशुभ है। सूर्य अच्छे से अच्छे घर में बैठ के भी अशुभ हो सकता है। अपने स्वयं के घर में सिंह राशि में बैठ के खाना नंबर 5 में बैठकर भी
सूर्य अशुभ हो सकता है। तो सबसे पहले देखेंगे कि सूर्य है क्या चीज़। जैसे कि मानिए कि कोई व्यक्ति है, माना कि कोई रामू नाम का कोई व्यक्ति है। अब रामू जो है अच्छा भी हो सकता है और रामू खराब भी हो सकता है। कि रामू बहुत सत्यवादी है, न्यायवादी है, या रामू ईमानदार है, या रामू है कोई चोर उचक्का, या रामू लोगों को ठगता है, या रामू एक क्रोधी व्यक्ति है, या रामू जो है कभी किसी की मदद नहीं करता, हमेशा छल करता है, या सबकी मदद बढ़ बढ़ कर करता है। तो इस बात का निर्धारण करने के लिए कि रामू एक अच्छा व्यक्ति है या रामू बुरा व्यक्ति है, तो सबसे पहले हमको ये जानना होगा कि रामू है क्या चीज़। जब तक हम ये नहीं जानेंगे कि रामू है क्या, तब तक हम इस बात का निर्धारण नहीं कर सकते कि रामू अच्छा है या रामू बुरा है। रामू से कोई पहली बार मिला, शक्ल देख के बता नहीं सकता कि रामू अच्छा है या खराब है। यही चीज़ ग्रहों के साथ होती है। आप डायरेक्ट ऐसा कुंडली में देख के ये नहीं बता सकते कि सूर्य अच्छा है या खराब है। उसके लिए बहुत सारी चीज़ें देखनी होंगी और सबसे पहले ये जानना होगा कि सूर्य है क्या चीज़। तो देखिए, सूर्य जो है ज्योतिष में, सूर्य को जो है कहते हैं विश्वात्मा, विश्व की आत्मा, यानी कि केंद्र, नाभिक। नाभिक क्या होता है कि जैसे आपने विज्ञान में पढ़ा होगा कि हर कण में एक केंद्र होता है। अणु हो, परमाणु हो, सबका एक नाभिक है। तो कोई भी इकाई हो, किसी भी इकाई का जो केंद्र है वो नाभिक है। और नाभिक का जैसा गुण होगा वैसा ही गुण उस इकाई में होगा। जो भी यूनिट है उसका जो सेंटर है, सेंटर में जो प्रॉपर्टी होगी वही चारों ओर फैली होगी। आदमी बांट वही पाता है जो उसके पास होता है। जो है ही नहीं तो उसका दान कैसे देगा। तो जिस आदमी के पास इज्जत नहीं होती तो वो किसी को इज्जत भी नहीं दे पाता है, क्योंकि उसके पास है ही नहीं तो बांटेगा कैसे। ठीक इसी प्रकार नाभिक यानी कि केंद्र में जो भी चीज़ रहती है, वो एक बालू का कण हो, अणु हो, परमाणु हो, या बड़ी से बड़ी वस्तु हो, या ये हमारा सौरमंडल हो, या ही हो पूरा ब्रह्मांड। तो जो हमारा सौरमंडल है उसका जो नाभिक है वो है सूर्य। तो इसका क्या अर्थ हुआ कि जैसा सूर्य होगा वैसा ही गुणधर्म सौरमंडल के बाकी ग्रहों का भी होगा। सूरज अच्छा तो बाकी सब भी अच्छे। इसका असर सभी ग्रहों पे पड़ता है। तो हमारा जो सौरमंडल है उसका नाभिक सूर्य है। और सूर्य कौन? इंद्रदेव। तो हमारे सौरमंडल के जो नाभिक हैं वो हैं इंद्र। और जो पूरा ब्रह्मांड है उसका नाभिक एक है महासूर्य। वो महासूर्य जिसका चक्कर हमारा सूर्य लगाता है। तो जो पूरे ब्रह्मांड का नाभिक है वो महासूर्य, वो ही कहलाता है विष्णु जी। विष्णु जी क्या है? सस्टेनर हैं, पालनकर्ता, सबका पालनहार है। तो विराट से लेकर सूक्ष्म तक सभी का एक नाभिक है। और उस नाभिक में जो गुण धर्म है वो ही चारों ओर फैला है। तो सौरमंडल का नाभिक है सूर्य। कुंडली में सूर्य जैसा होगा उसका असर बाकी के सभी ग्रहों पे पड़ेगा। और सबसे अधिक असर पड़ेगा चंद्रमा पर। क्योंकि चंद्रमा क्या है? चंद्रमा है सूर्य से आई हुई रोशनी से चमकता। चंद्रमा तो क्या है कि एक पत्थर का गोला है और पत्थर है शनि।
तो चंद्रमा पूरा शनि ही है। उस पत्थर के गोले का जो पार्ट लाइट में आता है उसको चंद्रमा कहते हैं, बाकी सब तो शनि है। इसके लिए कहा गया कि जैसा चंद्रमा वैसा शनि फल देगा और जैसा शनि वैसा चंद्रमा फल देगा। शनि के पत्थर के ऊपर जो सूर्य की रोशनी पड़ रही, रोशनी पड़ने से शनि का असर जाता रहा और जो चमक रहा है पोषण वो ही है चंद्रमा। यही कारण है कि सबकी कुंडली में अलग अलग चंद्रमा है। कोई प्रतिपदा को पैदा हुआ, कोई द्वितीया को, कोई तृतीया को, कोई चतुर्दशी को, तो सबका अपना अपना चंद्रमा है, उसकी अपनी अपनी लाइट है। तो ब्रह्मांड के जो सूर्य हैं वो हैं विष्णु जी। तो ब्रह्मांड के सूर्य की यदि धड़कन बंद हो गई तो और जितने भी सूर्य हैं सब निष्क्रिय हो जाएंगे। यानी कि नाभिक में जो ऊर्जा है वो समाप्त हो गई तो बाकी सब खेल खत्म। परमाणु का नाभिक है, नाभिक समाप्त हो गया, इलेक्ट्रॉन सब तितर बितर हो जाएंगे, बाइंडिंग एनर्जी समाप्त हो जाएगी। ठीक वैसे ही जो ये विराट ब्रह्मांड है उसका नाभिक है विष्णु जी। इसीलिए उनको कहा गया है पालनहारा, सबके पालन करता। अब सूर्य क्या है? सूर्य है हमारा आत्मबल, हमारा विश्वास, साहस। सूर्य सत्य है और है हुकूमत, हुकूमत यानी कि सरकार। और सूर्य प्रकाश है और प्राणों का प्रतीक है। जब तक सूर्य चमक रहा है हर्ष है, उल्लास है, खुशियां हैं, दिन है और रोशनी है। और जहां सूर्य अस्त हुआ वहां पर रोग है, विलाप है, अंधेरा है, निष्क्रियता है और मौत है। तो सूर्य का ये असर है। अब कुछ लोग होते हैं कि जो रात में निष्क्रिय नहीं होते, वो रात में भी एक्टिव रहते हैं। तो इसका अर्थ है कि उनके अंदर सूर्य की ऊर्जा अधिक है। सूर्य के अस्त होने के बाद भी उस ऊर्जा की कमी नहीं हो रही। इसीलिए सूर्य को आत्मा कहा गया। सूर्य की तुलना आत्मा से की गई। अब जैसे सूर्य में जो है संलयन विखंडन की क्रियाएं हो रही और ऊर्जा निकल रही, ठीक वैसे ही हर कण में हो रहा है। जो विराट में हो रहा है वही सूक्ष्म में हो रहा है और वही हमारे शरीर में हो रहा। लाल किताब में जो बृहस्पति की शक्ति है वो क्या है? ऑक्सीजन यानी कि हवा। तो जब हम सांस लेते हैं तो केवल हवा ही अंदर नहीं जाती, उसके साथ में चंद्रमा का अमृत भी शरीर में प्रवेश करता है और शरीर के रोम रोम में पहुंच जाता है। चंद्रमा क्या है? चंद्रमा है पानी। जो एटमॉस्फेयर में छोटे पार्टिकल हैं, किसके? जल के, मतलब कि सस्पेंडेड वाटर पार्टिकल्स इन एटमॉस्फेयर, तो वो क्या है? चंद्रमा है। जब हम सांस लेते हैं वो भी अंदर जाते हैं। चंद्रमा का अमृत है वो, आंख से दिखाई ना देगा पर है। और वो शरीर के ऑक्सीजन के साथ शरीर के रोम रोम में पहुंचता है, जहां पर सूर्य की जो क्रियाशीलता है इसे प्राण ऊर्जा में बदल देती है, जैसे कि एक पावर हाउस। और ये सूर्य है। सूर्य क्या है? रोशनी है। सूर्य है गर्मी। अब सूर्य दिखता है हमको तो इसके अंदर क्या क्या है कि ये जो बृहस्पति ग्रह है, मंगल है, बुध है और चंद्र, ये सूर्य के मित्र कहे गए हैं। क्यों कहे गए हैं? क्योंकि बृहस्पति में क्या है? तेज है। और मंगल, मंगल है किरणें। और बुध है दायरा यानी कि आकार। और चंद्र की होती है चमक। जब ये सब मिलते हैं तभी हमको सूर्य दिखाई देता है। सूर्य की गोलाई, उसका दायरा ना हो दिखाई नहीं देगा। उसकी किरणें, उसमें आभा ना हो तो भी सूर्य दिखाई नहीं देगा। और जो सूर्य का तेज है बृहस्पति के कारण, वो ना हो तो हम महसूस भी नहीं कर पाएंगे, आंख बंद कर लिए तो भी।
तो यदि इसके मित्र रहें तो सूर्य का भी अस्तित्व नहीं रह जाएगा। तो सूर्य जो हमको दिखाई देता है वो बृहस्पति, मंगल, बुध और चंद्र की मदद से दिखाई देता है। अब यदि सूर्य मंदा हो जाए तो क्या होता है कि उसके शत्रु बुलंद हो जाएंगे। उसके शत्रु कौन है सूर्य के? कि राहु है, शनि है, शुक्र है, केतु है। राहु से तो ग्रहण लग जाता है। तो जहां सूर्य कमजोर पड़ा तो शत्रु सिर चढ़ के बोलेंगे, और जहां सूर्य मंदा हुआ, कमजोर हुआ, तो राहु राहु क्या है? विचार है। राहु के गंदे विचार और निगेटिव शनि की बेईमानी, शुक्र से खराब, शुक्र से इश्क, और केतु से कान का कच्चा और पैरों का चाल ढाल भी ठीक नहीं। चाल में एक अहंकार दिखाई देगी। ये सारे अवगुण कुंडली वाले में आ जाएंगे। सूर्य कहीं अकेला बैठा हो नीच का, या मंदे घरों में बैठा हो, तो बर्बादी करने वाला और गुस्से वाला व्यक्ति होगा। संतान का भाग्य और आयु भी खराब होगी, और पिता की मदद भी मंदी होगी, यानी कि पिता से कोई मदद न मिलेगी। तो सूर्य खराब होता है खाना नंबर 6 में, खाना नंबर 7 में और खाना नंबर 10 में। कुछ कंडीशंस को साथ लें तो खाना नंबर 11 में किन्हीं जगहों पर खराब और किन्हीं जगहों पर अच्छा फल देता है। खाना नंबर 11 में वो सूर्य खराब हो जाता है, अशुभ हो जाता है, यदि कुंडली वाला मांस मदिरा लेता है। चोट पड़ेगी कहाँ? संतान पे। क्यों? क्योंकि सूर्य का जो कुर्बानी का बकरा है वो है केतु। केतु है लड़का। तो इस प्रकार हम यहां से देख सकते हैं कि हमारा सूर्य कुंडली में खराब है कि अच्छा है। पहले तो आपने ये जाना कि सूर्य है क्या चीज। सूर्य वो शक्ति है हर चीज की जो उसमें गुण धर्म जो पैदा कर रही है। हमारे अंदर का सूर्य खराब है, हमारे बाकी प्लैनेट भी खराब होंगे। यही कारण है कि सूर्य को राजा भी कहा गया। अब यदि सूर्य मंदा है, खाना नंबर 6 में है, 7 में है, 10 में है, यहां होता है मंदा। खाना नंबर 1 में, 2 में, 3 में, 4 में, 5 में। 5 उसका खुद का घर है, और 8 में, 9 में, 11 में कंडीशनल है, और 12 में ठीक ठाक होता है। लेकिन खाना नंबर 5 में भी बैठकर सूर्य अशुभ हो सकता है। वो कंडीशन है, वो भी आगे बताई जाएगी। सूर्य मंदा होगा, सूर्य के निगेटिव गुण पैदा हो जाएंगे। तो सबसे पहले आपको देखना है कि सूर्य हमारा कहाँ बैठा। देखिए, मंदे घर में बैठा कि अच्छे घर में बैठा। मंदे घर में बैठा तो मंदा है ही, मान लिया, और अच्छे घर में बैठा तो मंदा हो सकता है। और साथ ही साथ मंदे घर में भी बैठ के सूर्य अच्छा भी हो सकता है। केवल मात्र इतना देख लेने से कि सूर्य खाना नंबर 6 में बैठा, 7 में बैठा, 10 में बैठा या 11 में, तो वो खराब हो गया, ये ईमानदारी ना होगी। या अच्छे घरों में बैठ के अच्छा हो गया। अब यहां से आपकी खोज होती है चालू। सूर्य का फैसला कि सूर्य अच्छा है कि खराब है। एक तो आपने अच्छे घर मंदे घर देखा, एक तरफ लिख के रख लीजिए। अब सूर्य की नेक हालत का फैसला राहु और केतु पे होगा। राहु और केतु को पाप भी कहते हैं। तो ये जो पाप है, इस पर सब कुछ डिपेंड करेगा कि हमारे कुंडली का, जन्म कुंडली का सूर्य अच्छा है, शुभ है कि अशुभ है। और यदि राहु के साथ या केतु के साथ
शनि भी आके मिल जाता है तो ये जो पाप ग्रह हैं पापी कहलाते हैं। शनि राहु बैठ गया कहीं या शनि केतु तो ये हो गया पापी। और कहीं राहु है अलग केतु है अलग तो उसको कहते हैं पाप। ये लाल किताब की भाषा है। टेवे में यानी कि कुंडली में राहु केतु की हालत पर सूर्य की हालत का फैसला होगा और साथ ही साथ मंगल और बुध की हालत भी देखनी होगी। राहु केतु क्या है कि राहु केतु से बुध का खाली स्थान बनता है। किसी भी चीज का जन्म होता है तो एक खाली स्थान में होता है। तो खाली स्थान क्या है? बुध का होता है, जिसमें कि एक दायरे में चीजें पैदा होती हैं। तो वो खाली स्थान कहां से आता है? राहु केतु से। राहु केतु दिखाई नहीं देते। खाली स्थान, बुध का खाली स्थान बना तो शुक्र का शरीर बनता है। इसलिए सूर्य उत्तम है तो बुध और शुक्र भी अच्छे होंगे। जैसा कि मैंने पहले बताया कि सूर्य अच्छा है तो सारे ग्रहों पे अच्छा प्रभाव पड़ेगा। सूर्य खराब है सारे ग्रहों पे मंदा प्रभाव पड़ेगा। अब जैसा कि आप लोग जानते होंगे कि ये जो राहु और केतु हैं इनको जब जोड़ देते हैं कि राहु और केतु की युति तो क्या होता है? शुक्र बनता है। शुक्र के मसनूई हैं राहु और केतु। राहु केतु मिलने से शुक्र बनता है। और आप लोग ये भी जानते होंगे कि शुक्र क्या है? एक तो शुक्र ग्रह है और दूसरा शुक्र होता है स्पर्म यानी कि शुक्राणु, जो शुक्र की शुद्धतम चीज है। और आपने इमेज में देखा होगा शुक्राणु के कि उसके एक हेड होता है और एक टेल होती है। तो राहु क्या है? राहु है सिर यानी कि हेड, और जो बाकी शरीर वो है केतु। इसीलिए नाड़ी ज्योतिष में राहु और केतु को ड्रैगन हेड और ड्रैगन टेल के नाम से जाना जाता है। तो हेड और टेल मिलके एक स्पर्म बन रहा है जो है शुक्र। शुक्र के मसनूई में आते हैं राहु और केतु। यहां पर राहु केतु के हालात देखने होंगे। यदि ये अच्छा है तो सूर्य अच्छा होगा। अब राहु शुभ है कि अशुभ है और केतु शुभ है या अशुभ है, जब राहु और केतु का चैप्टर आएगा कि शुभता अशुभता कैसी देखी जाए तो वो वहां पे आपको मालूम पड़ जाएगा। अब सूरज जो है कुंडली में कहीं भी बैठा हो, अच्छे घर में या बुरे घर में, और यदि केतु बैठ गया लगन में तो सूर्य उच्च का प्रभाव देता है। कहीं भी बैठा हो, नीच घर में ही बैठा हो, खाना नंबर 7 में बैठा हो, लेकिन केतु आ गया लगन में तो सूर्य उच्च का प्रभाव देगा। और यदि मंगल बैठ गया खाना नंबर 6 में तो भी सूर्य कुंडली में कहीं भी कैसा भी बैठा हो उच्च का हो जाता है। भले ही जो मंगल की 6 में बैठ के जो आग है उससे 7वां घर जलता हो, फिर भी लेकिन चंद्रमा का असर अच्छा होता है। ये 7वां घर कैसे जलता है? अब मंगल बैठा 6 में तो सूर्य उच्च का हो गया। ये लाल किताब का नियम है। मंगल 6 में सूर्य उच्च का, केतु 1 में सूर्य उच्च का। तो मंगल जब खाना नंबर 6 में बैठा तो सूर्य उच्च का हो गया। और उच्च का कहाँ होता है? मेष राशि में यानी कि खाना नंबर 1 में। तो वहां से गर्मी आएगी सूर्य की खाना नंबर 7 में।
जो शुक्र का घर है। तो धंधे व्यापार के लिए भले ही अच्छा हो, लेकिन गृहस्थ के लिए अच्छा नहीं। ठीक इसी प्रकार सूर्य कुंडली में कहीं भी बैठा हो और कैसा भी बैठा हो, लेकिन यदि राहु बढ़ गया लगन में तो सूर्य को ग्रहण लग जाता है। सूर्य कैसा भी बैठा हो मंदा प्रभाव देगा। और जिस घर में बैठ के वो मंदा प्रभाव दे रहा है, उस घर की चीज में, उस घर में उसकी जो अशिया होगी उसको तकलीफ देगा। जैसे सूर्य मान लिया खाना नंबर 9 में बैठा, तो अपने मित्र बृहस्पति के घर में बैठा, तो कहे भाई बहुत बढ़िया, सूर्य जो है भाग्य भाव में बैठा है, एकदम किस्मत चमका के रखेगा। लेकिन उसी समय बैठ गया राहु लगन में, सूर्य का प्रभाव हो गया मंदा। अब सूर्य बैठा खाना नंबर 9 में, जो पिता का घर है, मंदा प्रभाव पिता पे डाल देगा, खासकर शारीरिक हिस्सों पर बीमार कर देगा। तो किसी एक चीज को देख के कि हमारा ये ग्रह अच्छा है या खराब है, ऐसा नहीं करना चाहिए। अब यहां पर आपने देखा कि राहु के बैठने की वजह से या केतु के बैठने की वजह से सूर्य हमारा उच्च का नीच का हो जा रहा, या मंगल के छठे घर में बैठने से सूर्य उच्च का हो जा रहा। ये सब चीज को कंसीडर करना है। और इसी प्रकार दृष्टियां भी हैं कि जब भी सूर्य किसी ग्रह को देखे तो क्या होगा, या कोई ग्रह सूर्य को देख ले तो क्या होगा, क्या फल होगा। सूर्य देख ले चंद्रमा को, पर यहां एक शर्त है कि सूर्य खाना नंबर 1 में नहीं होना चाहिए। जब सूर्य देखे चंद्रमा को, तो चंद्र के आधे समय तक सूर्य के प्रभाव दबे हुए होंगे, प्रभाव में मंदापन होगा, सूर्य अच्छा प्रभाव नहीं दे पाएगा। और चंद्र की जब उम्र निकल जाएगी, उसके बाद दोनों जुदा जुदा असर देंगे, तब सूर्य उत्तम फल देगा। और यदि चंद्रमा देखे सूर्य को, अब चंद्र सूर्य को कोई सहायता न कर पाएगा। ठीक इसी प्रकार कि यदि सूर्य देख ले बुध को, तो सूर्य को स्वयं सहायता प्राप्त होती है। और यदि बुध देखे सूर्य को, तो भी बुध का प्रभाव उत्तम होता है। स्वास्थ्य बुद्धि सब उत्तम दर्जे की। ठीक इसी प्रकार यदि शनि देखे सूर्य को, तो सूर्य का प्रभाव बर्बाद होता है, यानी कि सूर्य का प्रभाव मंदा। मगर शुक्र यहां आबाद रहता है, शुक्र यानी कि स्त्री। और यदि शनि पहले के घरों में हो और सूर्य बाद के घरों में, तो सूर्य का प्रभाव मंदा। मतलब कि शनि देख रहा सूर्य को पहले घरों से, खाना नंबर 1 से 6 के पहले घरों से बाद के घरों में दृष्टि जाती है। अब शनि क्या है? शनि है स्याही और सूर्य है रोशनी। तो सूर्य की रोशनी स्याही से भरी होगी और शारीरिक कमजोरी भी होगी। ठीक इसका उल्टा हो जाए कि सूर्य देखने लगे शनि को, यानी कि सूर्य हो पहले के घरों में और शनि बाद के घरों में, तो शुक्र बर्बाद होता है। मगर यहां शारीरिक शक्ति कम न होगी। जब शनि देख रहा था सूर्य को, तो शारीरिक कमजोरी आ रही थी, और जब सूर्य देख रहा शनि को, तो शारीरिक शक्ति कम न होगी, पर शुक्र बर्बाद होगा।
ठीक इसी प्रकार शुक्र से क्या संबंध है? शुक्र है सूर्य का शत्रु। अगर सूर्य की जड़ में शुक्र बैठ गया जाके, सूर्य की जड़ यानी कि खाना नंबर 5, वहां पर शुक्र आकर बैठ गया, और जो शुक्र के घर हैं खाना नंबर 2, खाना नंबर 7, उसमें शुक्र के शत्रु यानी कि चंद्र और राहु बैठ जाए, ऐसे समय में माता पिता की आयु तक शक्की होती है। जिस घर में शुक्र बैठा हो उस घर की शुक्र के संबंधित चीजों की हालत मंदी होगी, मगर सूर्य जहां बैठा है वहां पर शुक्र का कोई बुरा प्रभाव ना पड़ेगा। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि किस प्रकार से कोई एक ग्रह अच्छा दिखते हुए भी खराब हो सकता है और खराब दिखते हुए भी अच्छा फल दे सकता है। तो यह है लाल किताब का जादू। इस प्रकार आप अपने ग्रहों को देख सकते हैं कि आपका सूर्य शुभ है या अशुभ है। ये जानकारी आप लोगों को जरूर पसंद आई होगी। इसी प्रकार के अन्य वीडियो भी हम भविष्य में लाते रहेंगे और ज्ञान लोगों का बढ़ाते रहेंगे। अगले वीडियो तक के लिए आज्ञा चाहता हूं। आप सबने मुझे अंत तक इतने धैर्य के साथ सुना, इसके लिए आप सभी को धन्यवाद।